Hello students, welcome to N Square Maths Mantra. So basically it's our lecture number 3 of our topic power series, in which I'm providing you proper notes and question practice so that you can score good in GATE and NET exams. Basically this lecture is also helpful for IIT SAM aspirants. Basically myself Aish Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start our today's lecture. So today we will see the PYQs of NET and GATE exams. So we will start our first question. See, in this question it is given that consider the polynomial p of z is this, where n is equal or greater than 1 and less than infinity. So let's suppose I can take the value of n here. Let's suppose if I have take n is equals to 1, which is given to me, then what will be our polynomial? Then p of z can be written as, because n is equals to 1, so it becomes a1 z power 1. So actually p of z becomes a1 into z. Clear? Now then what is the question? It is saying that an belongs to r minus 0, यानी कि जो भी हमारे पास an होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, which means लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या मान लिया, a1 हमने ले लिया, लेट सपोज इट इज 1. क्लियर? बिकॉज 1 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है जो कि नॉन जीरो है, सो आई कैन टेक a1 as 1. And what is z here? Let's see. Z basically belongs to complex number. Here if I see, then what is z? Because z belongs to complex number, so I can clearly say that let's suppose z is equals to iota, because iota is the complex number. So if I put the value of a1 and the value of z in this polynomial p, then what we will get? We will get p of z is equals to 1 into iota. So p of z is basically, you can say, it is iota. Clear? Because we are getting polynomial as a iota, we can conclude that. Now what is the options? अगर मैं options को देखूं तो सबसे पहला ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है, देन विथ डी यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं. डी में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं सच दैट मॉड ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन 1, विच मीन्स कि ये तो एक तरह से हमारे पास एक ओपन यूनिट डिस्क है. क्लियर? इट इज अ ओपन यूनिट डिस्क गिवन टू मी, इट इज अ डी. नाउ व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन मुझसे बोल रहा है कि अगर मैं p ऑफ d लेता हूं, देन इट शुड बी सबसेट ऑफ r. तो वो हमारे पास रियल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए. तो क्या ये ट्रू है? लेट्स सी. अभी हमने क्या डिफाइन किया था? हमने डिफाइन किया था p ऑफ z, और p ऑफ z में अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज सबसे पहले मैं p ऑफ d डिफाइन करता हूं. अगर इफ आई हैव डिफाइन p ऑफ d, देन व्हाट विल बी हियर? लेट्स सपोज अगर मैंने p ऑफ d को डिफाइन किया तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे? इसमें हमारे पास ऐसे p ऑफ z आएंगे सच दैट, और यू कैन से p ऑफ w, बट इट इज सेम थिंग, सच दैट कि ये z हमारे पास d से आने चाहिए. और अगर कोई भी z d से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि मॉड ऑफ z शुड बी लेस देन 1. क्लियर? दिस इज द प्रॉपर्टी. तो अगर मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को देखता हूँ, लेट सपोज क्या मैं बोल सकता हूँ कि आयोटा हमारे पास d से आएगा? इज इट ट्रू? तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? लेट्स सी. क्या आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और क्या वो डी में बिलोंग करता है? ओके, सो ओके, लेट्स सी. अगर मैं यहाँ पर मॉड ऑफ आयोटा को डिफाइन करूँ, देन मॉड ऑफ आयोटा तो हमारे पास 1 हो जाएगा, मीन्स विच इज नॉट लेस देन 1. ओके, सो व्हाट वी कैन डिफाइन टू कॉन्ट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए? अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो क्या ये जो आयोटा हमें मिला था, लेट्स सी, ये तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, बिकॉज व्हाट इज आयोटा? आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज नॉट अ रियल नंबर. ये हमारे पास रियल नंबर नहीं होता, बिकॉज दिस इज नॉट अ रियल नंबर. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि जो p ऑफ d है, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, वो तो हमारे पास सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. इट इज नॉट द सबसेट ऑफ रियल नंबर. क्लियर? इट इज द कॉन्ट्रडिक्शन हियर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन से. तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ तो हमें एक आयोटा मिल रहा है एंड आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट अ रियल नंबर. नाउ देन हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट हमसे बोला जा रहा है कि दैट p ऑफ d इज ओपन. तो क्या p ऑफ d हमारे पास ओपन होगा? देखिए इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं. लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कि x टू y पर जा रहा है, और ये हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है. इट इज अ एनालिटिक फंक्शन, यू कैन से. देन इफ
x is open, अगर हमारे पास जो x है वो ओपन सेट है, then by open mapping theorem, बेसिकली ओपन मैपिंग थ्योरम क्या बोलता है, इट इज ओपन मैपिंग थ्योरम। बाय ओपन मैपिंग थ्योरम वी कैन से दैट कि अगर मैं p ऑफ x को डिफाइन करता हूं, देन दिस p ऑफ x विल आल्सो बी ओपन। क्लियर, इट इज द ओपन मैपिंग थ्योरम कि अगर हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है और जहां पर हमारे पास जो डोमेन है x, अगर वो भी हमारे पास ओपन होता है, देन f ऑफ x विल आल्सो बी ओपन। क्लियर, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि इफ x इज बाउंडेड, इसके साथ साथ ये भी रिजल्ट होता है यहाँ पर कि अगर हमारे पास x बाउंडेड है, देन वी कैन से दैट f ऑफ x इज आल्सो बाउंडेड। क्लियर, इट इज जस्ट द रिजल्ट्स ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर x ओपन होगा तो p ऑफ f ऑफ x भी हमारे पास ओपन हो जाएगा, x बाउंडेड होगा देन f ऑफ x विल आल्सो बी बाउंडेड। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि p ऑफ d इज ओपन। नाउ व्हाट वी नो दैट व्हाट इज d, d इज द ओपन यूनिट डिस्क, बिकॉज d हमारे पास ओपन है, देन p ऑफ d क्या हो जाएगा, इट इज ओपन, दैट इज करेक्ट। p ऑफ d इज क्लोज्ड, दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज ये तो ओपन है, एंड देन इट इज p ऑफ d इज बाउंडेड, दैट इज आल्सो ट्रू बिकॉज, अच्छा क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे d हमारे पास बाउंडेड है, क्यों, क्योंकि जितने भी हम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं अपने d में, वो एक किसी फिक्स नंबर से कम है, दैट इज 1 से हमेशा लेस आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे बिकॉज वो किसी फिक्स नंबर से कम है, दैट मीन्स दिस इज अ बाउंडेड सेट, देन p of d is also bounded, that is correct. So b and d are my correct answer in this question. Okay, now let's see this question. This question has been asked in 2014 at exam. In this question it is given that let f be an entire function. तो f हमारे पास एक कोई भी entire function है, suppose that for each a belongs to r, यानी कि अगर यहाँ पे मुझसे a की वैल्यू, ये कहा जा रहा है कि हम r में से a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, which means for each a belongs to r. So let's suppose if I have take a is equals to 0. Clear, मैंने a की वैल्यू यहाँ पे 0 ले ली, then there exists at least one coefficient cn in the f of z expression which is 0. तो यानी कि यहाँ पर मुझे f of z कुछ इस तरह से लेना है कि वहाँ पर एटलीस्ट वन cn हमारे पास 0 आ जाना चाहिए। So let's suppose हम यहाँ पे दो केसेस की बात करते हैं। Suppose if I have taken our function f of z like this, because f of z क्या होना चाहिए, f of z must be entire function। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि let's suppose हमारे पास जो f of z है that is sin z, it is an entire function, and f of z को हम ले लेते हैं let's suppose cos z, it is also entire function। Clear? Now what is the option? Options में मुझे क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स ओवरऑल यहाँ पर हमें डेरिवेटिव की बात करनी है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके डेरिवेटिव्स काउंट कर लेते हैं। So what will be the first derivative here? This is basically cos z. Then the second derivative will be minus sin z. Then the third derivative will be here. It is minus cos z. And then the fourth derivative will be, it is sin z. क्लियर, बट यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें एट जीरो पर वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें एट जीरो रख देता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर जीरो पर वैल्यू देखी, then first derivative at 0 will give us 1 because cos 0 is 1, sin 0 will be 0, this value becomes minus 1, this value becomes 0. So what is the observation? अच्छा, अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर भी इसको निकाल दूँ, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन z and at 0 this value becomes 0. The second derivative will be minus cos z and at 0 this will give minus 1. Third derivative will be here, it is sin z and at 0 it will give 0. The fourth derivative will be cos z and at 0 this will give 1. Clear? So in this case what we can observe, let's see, अगर मैं यहाँ देखूं तो इस केस में जितने भी इवन टर्म्स थे, जैसे कि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सिमिलरली सिक्स्थ डेरिवेटिव, एट्थ डेरिवेटिव जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास 0 आ रहा है, विच मीन्स आई कैन से दैट कि अगर मैं f का इवन ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूँ, दैट इज ओनली इवन ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0, तो वो हमारे पास 0 आ रहा है। और इस केस में हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि अगर मैं
फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ, देन थर्ड डेरिवेटिव, देन फिफ्थ डेरिवेटिव, सेवेंथ डेरिवेटिव, so only odd number derivatives are zero. So I can conclude that functions odd order derivative, that is 2n plus 1th order derivative at zero will be zero. क्लियर? इसका मतलब कि हमारे पास अगर मैं कोई भी एक एनालिटिक फंक्शन लेता हूं तो उस एनालिटिक फंक्शन के लिए हमें हमेशा इवन नंबर ऑर्डर डेरिवेटिव मिले ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए इस एनालिटिक फंक्शन के लिए हमें इवन नंबर डेरिवेटिव जीरो मिल रहे हैं और इस एनालिटिक फंक्शन के लिए हमें ऑड नंबर के जो फंक्शंस हैं, ऑड नंबर के डेरिवेटिव्स हैं, वो जीरो मिल रहे हैं। इसका मतलब इट इज नॉट फिक्स्ड कि हमें हमेशा इवन नंबर का ही डेरिवेटिव मिलेगा या हमेशा ऑड नंबर का ही डेरिवेटिव मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द इंटायर फंक्शन। सो लेट सपोज कि अगर मैंने यहाँ पर सपोज करिए कि अगर मैंने यहाँ पर ये फंक्शन लिया होता एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, तो उस केस में हमें क्या मिलता? उस केस में हमें मिलता कि उसका इवेंथ ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है। तो मैं क्या करता ऑप्शंस में, तो मैं जो ऑड नंबर वाले आ रहे हैं उनको कट कर देता। एंड सपोज अगर मैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड फंक्शन लेता तो उस केस में हमें क्या रिजल्ट मिलता कि इसके जो ऑर्डर डेरिवेटिव है वो जीरो है, यानी कि सिर्फ ऑड ऑर्डर वाले जीरो आ रहे हैं तो इवन वाला हमारे पास कट हो जाता है। दोनों ऑप्शन हमारे पास इन दोनों एग्जाम्पल से कट हो जाएंगे। क्लियर? नाउ व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन हमसे बोल रहा है कि अगर मैं f का nth ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूं एट जीरो फॉर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स n, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस तरह से इसका डेरिवेटिव करता जाऊं, लाइक सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सिमिलरली आई कैन से सपोज द सेकंड डेरिवेटिव इज जीरो, fourth derivative is zero, similarly you can say sixth derivative is zero, eighth derivative is zero and so on। तो यहाँ जो हमारे पास f का nth ऑर्डर डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ that is zero at zero, तो ये n तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएगा, means they are infinite in numbers। clearly here also यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव, देन थर्ड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन, तो यहाँ पर भी मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंस मिल जाएंगे जिस पर ये जीरो हो रहा है, विच मीन्स that it is correct. Now, what is the fourth statement? That there exists k belongs k equal or greater than 0 such that nth order derivative is 0 for all n greater than k or equal to k. So, अगर मैं यहाँ देखूँ, लेट सपोज कि हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया f of z is equals to z plus 1 which is a polynomial, because it is a polynomial that's why it is also an entire function। clear? Since it is an entire function, तो अगर मैं क्या करता हूँ इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ। So what will be the second order derivative? Because it is a linear function, so second order derivative will be zero. And similarly, अगर अब मैं यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, it also be zero. फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ, that is also be zero। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ देखूँ, तो अगर मैं लेट सपोज k की वैल्यू को 2 ले लेता हूँ, then we can say for all n greater than or equals to 2, हमारे पास अगर मैं कोई भी nth डेरिवेटिव निकालता हूँ अपने फंक्शन का, तो वो हमेशा मेरे पास जीरो ही मिलेगा। Here, because it is a polynomial। okay, so that means that this statement is also true, so the correct option in this question will be A and D are my correct answers। okay, so now let's see this question. This question has been asked in 2016 at exam. In this question it is given that f be a holomorphic function on mod z greater than 0 less than epsilon positive given by a convergent Lorentz series। okay, so basically what we have a Lorentz series here। now let me zoom this question। okay, see, in this question it is given that given also that limit z tends to 0 f of z is infinity। so what is the meaning of this statement? अगर मैं इस स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास फंक्शन की लिमिट निकाली गई है। मीन्स जब भी हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर और उसकी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो पॉइंट होगा z is equals to 0 point, this is a pole। clear? This is a pole for the function here। now z is equals to 0, तो हमें यहाँ पर एक पोल मिल गया। then we can conclude that, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो a माइनस वन होगा क्या वो हमेशा नॉन जीरो होने वाला है? लेट्स सी हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन वो कैसा है, a n z की पावर n। तो अगर मैं यहाँ पर a माइनस वन रखता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z की पावर माइनस वन, बिकॉज यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी n है। देन व्हाट वी गेट, सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a माइनस वन अपॉन जेड। सो एक्चुअली a माइनस वन क्या है, a माइनस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ वन बाई जेड। a माइनस वन इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ
वन बाई जेड, क्योंकि हम वन बाई जेड का कोफिशियंट हमारे पास a माइनस वन है। और हमें क्या मिला था, हमें मिला था z इज इक्वल टू जीरो इज द पोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? अगर z इज इक्वल टू जीरो हमारे पास एक पोल है, ये क्या इंप्लाई करता है? दिस इंप्लाइज दैट कि जो भी हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ जेड, उसमें वन बाई जेड का टर्म जरूर आएगा। क्लियर? यानी कि वन बाई जेड का जो टर्म है वो हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो हम बोल सकते हैं कि z इज इक्वल टू जीरो इज द पोल। और अगर आपने पोल सिंगुलैरिटी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो यू कैन वॉच माई प्लेलिस्ट सिंगुलैरिटी and entire functions. I have explained and uploaded the full playlist of these topics. Okay, तो अगर हमारे पास z इज इक्वल टू जीरो एक पोल है, इसका मतलब कि वन अपॉन जेड टर्म एग्जिस्ट करता है। और अगर वन बाई जेड टर्म एग्जिस्ट करता है, विच एम्प्लाइज दैट कि जो इसका कोफिशियंट होगा वन बाई जेड का, वो भी तो साथ में ही होगा। सो ए माइनस वन इंटू वन बाई जेड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर? बिकॉज ए माइनस वन है क्या? ए माइनस वन इज द कोफिशियंट ऑफ वन बाई जेड, तो उसके साथ ही हमेशा रहेगा। विच मीन्स अगर ए माइनस वन वन बाई जेड एग्जिस्ट करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस मीन्स दैट ए माइनस वन हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, बिकॉज ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये जीरो हो गया तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, यानी कि ये तो हमारे पास हमेशा एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है। विच मीन्स दिस part is correct that a minus 1 is non-zero. Then a minus n is zero for all n equal or greater than 2. क्या हम ये बोल सकते हैं, लेट्स सपोज कि अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, देन व्हाट वी गेट? अगर मैंने n की वैल्यू 2 लिया तो मुझे मिल जाएगा a minus 2 एंड a minus 2 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ 1 by z स्क्वायर। तो क्या ये हमेशा जीरो ही होने वाला है? या फिर अगर मैं a minus 3 करूँ, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब, क्या ये भी हमेशा हमारे पास जीरो ही आएगा? नो, इट इज नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन ले लेता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू टू बाई जेड क्यूब प्लस फाइव बाई जेड स्क्वायर प्लस वन बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर लाइक दिस। तो यहाँ पर जो हमारे पास वन बाई जेड है, ये तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, और a माइनस वन हमारे पास वन हो जाएगा, दैट इज नॉन जीरो। बट यहाँ पर जो a माइनस टू था, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वन बाई जेड स्क्वायर, ये भी तो नॉन जीरो आ रहा है। यहाँ पर जो वन बाई जेड क्यूब है, यानी कि जो कोफिशिएंट होगा दैट इज a माइनस थ्री, ये भी हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर हमारे पास एक हमारे पास नॉन जीरो है तो उसके बाद सब हमारे पास जीरो हो जाएंगे, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? देखिए ये हमारे पास क्या बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट में, a माइनस एन इज जीरो फॉर ऑल एन इक्वल ग्रेटर देन एन। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू वन लेता हूँ, सो n इज इक्वल्स टू वन के केस में a माइनस वन हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट a माइनस वन इज जीरो, बट वी नो दैट इट इज नॉन जीरो वैल्यूज, दिस इज इनकरेक्ट। a माइनस n is not equal to zero for all n equal or greater than 1. This is also incorrect. Why? क्योंकि let's suppose अगर मैं f of z को क्या ले लेता हूँ, suppose I have taken f of z is only 1 by z, तो 1 by z के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो a माइनस वन है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ 1 by z इज 1 हियर। तो यहाँ पे a माइनस वन तो नॉन जीरो हो गया, बट व्हाट अबाउट a माइनस टू? ये हमारे पास जीरो है। a माइनस थ्री दैट इज ऑल्सो जीरो। क्लियर? बिकॉज इसके आगे भी टर्म जीरो है, पीछे भी टर्म जीरो, सो लाइक दिस। इसका मतलब अगर मैं इसको आपको एक बार और एक्सपेंड करके लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट लाइक दिस, दैट जीरो इंटू वन बाई जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू वन बाई जेड प्लस जीरो और सो ऑन, बिकॉज ओनली वन बाई जेड एग्जिस्ट हियर, विच मीन्स और सभी कोफिशिएंट तो जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि सभी कोफिशिएंट जीरो यहाँ पर इनकरेक्ट। नाउ द ओनली ऑप्शन टू इज माई करेक्ट आंसर। वाई? ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि a माइनस एन इज नॉन जीरो फॉर सम n एंड इट इज जीरो फॉर सम n। यस, दैट इज ट्रू। यानी कि कुछ वैल्यूज के लिए हमें यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यूज मिल सकते हैं और कुछ वैल्यूज के लिए हमें जीरो वैल्यूज मिल सकते हैं, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन विल बी B is my correct answer. Okay. So now let's see this question. This question has been asked in 2006 GATE exam. In this question is given that the radius of convergence of this series is, okay. So now what we want to find? We want to find the radius of convergence. So firstly, what we'll do? We will see the AN part. So this is our AN. Now, what is the formula of radius of convergence? It becomes 1 upon limit supremum value n tending to infinity, and here it becomes 1 plus 1 by n whole power n square, or you can say firstly पहले मैंने formula ही लिख देता हूँ, then we will put the values. So it becomes a n power 1 by n is the formula. Now put the value of a n. This becomes 1 upon limit n tends to infinity. It is 1 plus 1 by n power n square divided by n upon n cube divided by n. So this becomes
It is 1 over limit n tends to infinity. Now n will be cancelled out here, so here we get 1 plus 1 by n whole power n divided by n power 3 divided by n मॉडुलस वैल्यू. नाउ वी नो दैट कि अगर हमारे पास n की पावर 1 बाई n होती है एंड n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अगर हम यूज करते हैं, सो दिस वैल्यू ऑलवेज गोज टू 1. और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इट इज n पावर 1 बाई n टाइप का फंक्शन मिल रहा है, सो दिस वैल्यू गोज टू 1. और बिकॉज ये हो जाएगा 1 का क्यूब, दैट इज 1. सो यहाँ जो डिनोमिनेटर वैल्यू है, ये वैल्यू तो हमारे पास 1 हो जाएगी. सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट लिमिट it is 1 over, so we can write down here 1 divided by limit n tends to infinity. Now this is 1 plus 1 by n whole power n, it is whole power n divided by 1. And now what is this value, this value goes to e. ये तो हमारे पास e होता है, it is a formula. So I can write down here that the radius of convergence will be 1 by e. So the b is my correct answer in this question. Thank you.